यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। क्या होता है डिज़ास्टर पे पहले मैं आपको बता दूं। ऐसी कोई दुर्घटना जिसमें माल के साथ साथ जान जाने का अंदेशा हो, वो कहलाता है डिज़ास्टर। आम भाषा में अपन बात करेंगे कि कोई आफत आ जाए तो उसमें से हमको कैसा निकलना है। चूँकि मैं से पहले डिज़ास्टर पर बात हो रही थी तो मैं थोड़ा सा उसको ब्रेक करके, चूँकि सारे स्टूडेंट्स हैं और मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो कई सालों से स्टूडेंट्स की कॉपियाँ जांचता हूँ, उनसे मेरा इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है। पहले अपन उस पर थोड़ी सी बात कर लें। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ हुआ होगा कि जब हम एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हैं तो जब हम पर्चा पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये सब हमको आता है और इंशाल्लाह हम इसको कर लेंगे। लेकिन जब हम करने जाते हैं तो पता ये लगता है कि कुछ प्रश्न हमारे छूट गए क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी रह गई। कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ? लगभग सभी के साथ हुआ, होता है ना। तो ये प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई प्रश्न अगर हमको ज़्यादा अच्छा लगा तो हम उससे हमको ज़्यादा मालूमात है तो हम उसमें बहुत ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है उतना ही लिखना चाहिए। अगर आप उसमें एक ही प्रश्न को 3 घंटे भी लिख देंगे तो आपको जो उसमें मार्क्स दिए गए हैं उससे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। और मेरे जैसे जांचने वाला रहेगा तो मैं कम मार्क्स दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट भी चेक किया जाता है कि आप उस प्रश्न को कितने वक्त में लिख पाएंगे। तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, और ख़ास तौर से गर्ल्स में, कि जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो वो उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। उनकी शिकायत रहती है कि सर मैं आता है मुझे, लेकिन मेरा हाथ नहीं चल रहा है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ। और टाइम जो है हमारा ख़त्म होते जाता है क्योंकि 3 घंटे का टाइम रहता है। इसलिए उसमें कुछ टिप्स आपको मैं बताऊं कि उसको कैसे करना चाहिए, है ना। तो उसमें तरीका ये है कि आप पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा इत्मीनान से पढ़ लें और उसमें आप पूरा 5 मिनट लगाएं। ऐसा नहीं कि अरे टाइम वेस्ट हो रहा है, एक्चुअल में वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपका सही टाइम शुरू होता है। उसको आप इत्मीनान से पढ़ लें। फिर अगर वो ऑप्शन में है, ऑप्शन का मतलब होता है कि प्रश्न नंबर 1 में ये करो या ये करो, है ना, आता है। तो अगर ये करो या ये करो तो उसमें बेहतर ये है कि आप दोनों को पढ़ लो और उसमें से किसी एक को करना है। कई बार क्या होता है कि हम उजलत में शुरू कर देते हैं लिखना, और जब हम धीरे धीरे जब आगे जाते हैं तो हमको ऐसा पता लगता है कि दोनों में से जो मैंने एक चुना है वो गलत है, मैं इस पर मैं अब लिखना चाहूँगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को लिखे को काट देते हैं और फिर दूसरे वाले लिखे पे फिर लिखना शुरू करते हैं। तो हमारा टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है ना। और क्वेश्चन पेपर के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट जैसे ऑप्शन में आए हैं, क्वेश्चन नंबर ए में 2 ऑप्शन है, ए और बी, है ना, दूसरे में है ए और बी। हम क्या करते हैं, पूरा पढ़ते नहीं हैं और शुरू से ही वो पूरे यानी ऑप्शन के भी क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको 10 प्रश्न दिए थे और उसमें से आपको 5 करने थे, और 5 कैसे करने थे, 1 यूनिट से 1 करना था। आपने क्या करा, सारे प्रश्न करना शुरू कर दिए और आपने वहाँ पर बाहर निकले कि मैंने 5 के 5 प्रश्न करे हैं। जो जांचने वाला है आपका पहला प्रश्न उत्तर जांचेगा, दूसरा काट देगा, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन को बराबर पढ़ा नहीं। हम बाहर आके क्या बोलते हैं कि हमने 5 कर लिए, लेकिन एक्चुअल में आपने कितने करे हैं, 3। पहले यूनिट से 1 जांचेगा, 1 कट जाएगा, क्योंकि जांचने वाले को इंस्ट्रक्शन है कि आपको 1 यूनिट से 1 ही प्रश्न का जो है उत्तर को वो मार्क्स देना है। ठीक बात समझ में आती है। तो ध्यान से पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। और किसी प्रश्न का उत्तर आपको बहुत अच्छा आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले वाले प्रश्न का जो क्वेश्चन का जो टाइम है वो इसमें वेस्ट कर दें, है ना। तो जितना उसमें रिक्वायरमेंट है उतना ही आप उसमें लिखें, ठीक। अब अगर मान लो
कि आप क्वेश्चन लिख रहे हैं और आपको 5 क्वेश्चन करना था और 4 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, और 5वां स्टार्ट किया और आपके पास टाइम है 10 मिनट का या 5 मिनट का, तो ऐसे टाइम पर हमको पेशेंस नहीं खोना चाहिए, एक बात। दूसरा, उस प्रश्न में मान लो कि 10 पॉइंट हैं जो आपको डिस्क्राइब करना है, बिंदु है ना, तो उस 5 मिनट में आप 10 के 10 बिंदु लिख दें, डिस्क्राइब नहीं करें, 1 2 3 4 5 8 10 जो भी है, और फिर आपके पास टाइम बचे तो फिर उसको नीचे 1 और उसको डिस्क्राइब करना शुरू करें। अब मान लें आपने 10 प्रश्न लिखा और आपने एक ही पॉइंट को डिस्क्राइब करना शुरू किया, घंटी बज गई और आपका पेपर ले लिया गया। तो जांचने वाला जो होता है उसके दिमाग पे एक इंप्रेशन आता है कि इसको आता है, जब इसने पूरे पॉइंट्स लिख दिए हैं, डिस्क्राइब नहीं कर पाया, तो आप मान के चलें कि आपको 60 मार्क्स से ज़्यादा मिलेंगे। अगर 10 नंबर का है तो आपको 6 नंबर से ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होता है कि जैसे आपने एक पॉइंट लिखा, उसको डिस्क्राइब करना चालू किया, उसको दूसरा करा, घंटी बज गई, तो जो जांचने वाला है, एग्जामिनर है, उसके दिमाग में ये तस्वुर आता है कि शायद इसको आता नहीं होगा, क्योंकि वो अंतर्यामी तो है नहीं। बात समझ में आती है ना। इसलिए जो आखिरी के जो क्वेश्चन होता है उसमें आप पूरे पॉइंट्स को, टाइम कम है तो उसको लिखें, ठीक। अब कई बार ऐसा होता है, हमारा माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम है पर वो प्रश्न को उसका उत्तर हमको नहीं आ रहा, हम कंफ्यूजन है कि शायद ये है या ये है या ये है। चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है इसलिए आप जो आपको उसमें लग रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी अगर उसमें आपको 2 है तो 50% तो आपकी संभावना है कि आपका एक क्वेश्चन, एक उत्तर सही हो सकता है या उत्तर गलत हो सकता है। तो जो आपको समझ में आता है उससे रिलेटेड वो लिख कर आ जाए। आती बात समझ में? ठीक है, हो सकता है कि वो सही हो, और अगर और आपको और स्मार्ट उसमें आंसर लिखना तो उसकी थोड़ी सी खिचड़ी बना दो, मतलब वो एक का भी लिख दो और एक दूसरे पैरे में दूसरे का भी लिख दो। मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं मान लीजिए कि उसको पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, अब मैं कॉपी जांचते जांचते आ रहा हूँ और मैं 28 नंबर पर आ गया हूँ। अब मैं पॉजिटिव थिंकिंग वाला हूँ कि मैं चाहता हूँ बच्चा पास हो जाए। अच्छा, उसमें रोल नंबर होता है, उसमें नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा होता है ना, लेकिन अगर वो मुस्लिम बच्चे की कॉपी है तो मैं पहचान जाता हूँ उसकी लैंग्वेज से, ठीक है, जो वो लिखता है ना उससे मैं सब पहचान जाता हूँ, अंदाज लगा लेता हूँ। अब उसमें कैसा है, मेरे को पास करना है। जब आपने आखिरी के प्रश्न में कुछ लिखा ही नहीं, टाइम था, नहीं लिखा, तो मैं 2 नंबर कहाँ से दूंगा? तो मजबूरन फिर क्या करना पड़ता, बैक में जाना पड़ता, कहीं ऐसा करके, या फिर फेल करना पड़ता। अब अगर आपने मैंने जो आपको टिक बताया कि आपके 2 उत्तर हैं और कोई एक उत्तर आपको लग रहा है कि ये भी है या ये भी है, तो उसमें ऐसा है कि जो मेरे काम का होगा मैं उसको अंडरलाइन करके उसमें 3 या 4 मार्क्स देके आपको पास कर दूंगा। लेकिन खाली कागज पर प्रश्न उत्तर नंबर नहीं दिए जाते। बात समझ में आती है? इसलिए एग्ज़ाम में बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं। जो आपको अगर ऑप्शन में है तो उसको देख लें कि इन दोनों में से जो बेस्ट कौन सा है उसको लिखें। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, है ना। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर टाइम पर आपने काम नहीं किया तो आपके काम का असर अच्छा होने की जगह बुरा हो जाएगा, है ना। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, सुनाऊँ ना? चलिए। अच्छा, मेरा नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल। पहचान लिया ना, मतलब आपको ग्रुप में डाला होगा। देखिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, वो टाइम पर आपने जो काम किया उसका असर क्या होता है, और टाइम चुकाकर काम किया तो उसका असर नेगेटिव हो जाता है। तो एक बंदा था, टेलर से उसने नया कुर्ता पैजामा पहना के लाया और पैजामा कुछ लंबा था। तो उसके किसी साथी ने उसको मशवरा दिया कि यार तुम पैर में आ जाएगा, गिर जाओगे, तो एक काम करो कि इसको 2 इंच काट के 1 इंच वाल लो तो ये आपको सफिशिएंट अच्छा हो जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है। वो अपने घर गया तो अपनी वाइफ से, अपनी मदर से कहा कि अम्मी ऐसा करो, ये पैजामा ऐसा है
इसको ऐसा ऐसा कर दो, 2 इंच वाल दो और 1 इंच 2 इंच काट के 1 इंच वाल दो। तो उसने कहा कि भाई, मदर ने कहा कि भाई मैं ही सब तेरे काम करूं, अपनी वाइफ से बोल। तो ना ठीक है, वो अपनी वाइफ के पास गया कि भाई एक काम करो, ऐसा ऐसा कर दो। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत सारे काम है, आपकी सिस्टर बैठी हैं उनसे बोल दो, वो कर देंगी। सिस्टर से कहा कि भाई ऐसा कर लो, तो सिस्टर ने बोला कि भाई मुझे होमवर्क करना है, मेरे एग्ज़ाम है, स्टूडेंट से जो भी है हुआ। और आखिर उसने बोला कि चलो ठीक है, उसने अपना पैजामा उसमें टांगा, दूसरे कपड़े पहन के वो चला गया। अब यहाँ पर कुछ टाइम बाद माँ को लगा कि भाई बेटा मेरा है, किससे कहेगा मेरे अलावा। तो उन्होंने क्या करा कि पैजामा 2 इंच काटा, 1 इंच वाल के रख दिया। थोड़ी देर बाद वाइफ को भी पता एहसास हुआ कि भाई मेरे शोहर हैं, उन्होंने भी वही अमल किया और सिस्टर ने भी वही अमल किया। अब यह पैजामा का क्या हो गया, बरमूडा हो गया। अच्छा, तीनों के काम करने की नीयत में कोई खोट है क्या? माँ चाहती थी क्या कि उसका उनका पैजामा ख़राब हो जाए, या उनकी वाइफ या बहन? काम तो तीनों ने किया, अच्छी नीयत से किया, है ना, लेकिन क्या हुआ, टाइम पर नहीं किया। तो आपका टाइम पर जो आपने काम किया, काम तो हुआ, लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया कि जो आप अच्छा करना चाहते थे वो बुरा हो गया। इसलिए टाइम मैनेजमेंट, और एग्ज़ाम में आपसे क्या देखा जाता है, रेस में क्या होता है, हम सब चलते हैं, हम सब भागते हैं, है ना। अगर हमको अर्जेंसी हो और यहाँ से हमको ट्रेन पकड़ना हो तो हम लगभग भागते हैं, है ना। या फिर हमारे पीछे कोई कुत्ता छू हो जाए तो पीटी उषा से तेज भागते हैं, लेकिन वो लोकेशन नहीं है और वो टाइम नहीं है, इसलिए हम रेस में नहीं जीत पाते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे अभी वक्त होता है, जैसे मेरे साथ में बहुत सारे मेरे दोस्त पढ़ते थे, तो जब हम लोग पढ़ते थे तो वो ऑर्केस्ट्रा देखने जाते थे, कहीं फिल्म देखने जाते थे, कहीं सेल पर जाते थे, है ना। तो उन्होंने कम टाइम में, कम वक्त में एंजॉय किया और पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। आज वो बहुत मेहनत करते हैं, हमने कम टाइम मेहनत किया, आज अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा स्टेटस बना हुआ है। तो कम टाइम आप मेहनत करेंगे एग्ज़ाम में, पढ़ाई के टाइम पर, तो इंशाल्लाह उसका असर आपको लंबी दूरी तक मिलेगा। और अगर अभी हम मेहनत नहीं करेंगे, है ना, अभी स्मार्टफोन भी आ गए अपने पास, उसका पॉजिटिव यूज़ करें, ठीक है ना। मेरे कॉलेज में स्टूडेंट जो हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट और गर्ल्स एंड बॉयज़ सब वो मोबाइल में लगे रहते हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ज़्यादातर बच्चे मुस्लिम हैं। हिंदू बच्चे उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि सर हमको ये बताइए, सर हमको ये समझाइए। मुस्लिम बच्चों को अपन पकड़ पकड़ के पूछोगे देखो कोई प्रॉब्लम है क्या, तो उसने शुरू ही नहीं करा तो प्रॉब्लम क्या आएगा, और वो जो है मोबाइल में लगे रहते हैं। ये ठीक बात नहीं है, ठीक। तो इस बात का भी ध्यान रखें एग्ज़ाम के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। और दूसरा, यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है, ये भी डिज़ास्टर का एक पार्ट है, वो ये है कि हमारे यहाँ बच्चों में ट्रैफिक सेंस नहीं है, कैसे सड़क पर चलना चाहिए ये उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो अब जैसे आप 4 सहेली हैं या 4 दोस्त हैं, तो कम से कम 2-2 हो जाएं, 2 आगे हो जाएं, 2 पीछे हो जाएं। लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि 4 एक साथ हो जाते हैं, 3 एक साथ हो जाते हैं। दूसरा बात, सड़क पर चलते चलते इस बात का ध्यान भी रखें कि आप सड़क पर चल रहे हैं। वो इस कदर मोबाइल में, बातचीत में खो जाते हैं कि उनको ध्यान नहीं रहता कि उनको नुकसान हो सकता है ना। तो ये भी एक तरीका है, मतलब हमारे बच्चों में एक प्रकार से कहेंगे कि कमी है कि वो ट्रैफिक सेंस रखें, हमको कैसे रास्ता पार करना चाहिए, रास्ते पर कैसा चलना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। अब हम आते हैं डिज़ास्टर पर, ठीक। कोई आफत हमारे पर आ गई तो उसको हम कैसे पार करेंगे। अभी 2 साल पहले सूरत में एक कोचिंग क्लास में आग लगी थी, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे, और वो 5 मंजिला बिल्डिंग थी और उसमें आग लगी थी। मेरे ख्याल से 15-20 बच्चे उसमें मतलब नहीं रहे,
और कुछ बच्चे हैंडीकैप हो गए, अगर उन बच्चों को थोड़ी सी भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती तो ये कैजुअलिटीज़ कम हो जाती। ठीक है ना। तो अब जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, जैसे हम छोटे बच्चे से डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या समझेगा, या एक आदमी बहुत दुबला पतला है, या एक आदमी बहुत उम्र का है, या एक आदमी बहुत मोटा है, तो वो क्या लोगों की जान बचाएगा या क्या वो अपनी जान बचाएगा? ऐसा नहीं है। वो आइडिया दे सकता है कि इस काम को ऐसा किया जाए। ठीक है ना। तो हम जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ट्रेनिंग कोर्स में गए थे अमरावती के, वहाँ उसके फॉरेस्ट में हुई थी, तो उसमें कुछ सर लोग बहुत हेल्दी आए थे। तो वहाँ पर उन्होंने, यूनिवर्सिटी वालों ने और नेशनल डिज़ास्टर वालों ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया कि यार ये नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने ये बात रखी थी कि सर ये आइडिया तो देंगे, लोगों को बताएंगे तो सही कि इस काम को इस तरीके से कर लो। ठीक है। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। देखिए, बुरहानपुर शहर में दो बात की अंदेशा है डिज़ास्टर का। डिज़ास्टर मतलब कुदरती आफत आने का। एक जो ज़्यादा है वो है आग, और दूसरा हमारे शहर के करीब कौन सी नदी बहती है? ताप्ती। ये दो हमारे पास ज़्यादा उसके अंदेशे हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आग होती है, आग को जलने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, और आग को बुझाने के लिए कोई एक चीज़ कम कर दो। 3 चीज़ें क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन, इसको अपन सादी भाषा में बोलते हवा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड जी। और हाँ, गैस, वेरी गुड। ऑक्सीजन, गैस, और हाँ, लकड़ी, वेरी गुड। कार्बन, वेरी गुड। और तुम बताओ। हाँ, अच्छा एक बात बताओ बेटा, जैसे किसी ने प्रश्न पूछा तो उसके क्या होगा, हम यहाँ आए काय के लिए या सीखने के लिए? उसके क्या उत्तर होंगे? 2, गलत या सही। लेकिन अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमारी इस्लाह नहीं होगी। बोलो गलत या सही। गलत बोल दोगे। अब जैसे ये बच्चे ने गैस का बोला, गैस उत्तर नहीं है, लेकिन उसने जब बोला तो फिर उसने दूसरा बोला लकड़ी, वो सही है। बात समझ में ना। बोलेंगे तो ही आपको उसका इस्लाह हो जाएगी कि हम सही हैं या गलत है ना। जैसे हम लोग मैनेजमेंट में कई बार बोलते हैं कि भाई जैसे आपकी भाषा आपके ग्राहकों से अच्छी होना चाहिए, आपकी ट्यूनिंग अच्छी होना चाहिए। तो ट्यूनिंग अच्छी होना चाहिए मतलब, जैसे देखिए आपको मैं बता दूं कि कोयल और कौवा दोनों एक ही साइज़ के होते हैं, दोनों ब्लैक होते हैं। लेकिन जब कोयल कुहुकती है, मतलब कोई आदमी अच्छे अल्फाजों में बात करता है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आवाज़ आ रही है। और जब कौवा कर्कश आवाज़ निकालता है तो हम उसके तरफ नोटिस नहीं लेते। इसलिए क्लास में बोलना ज़रूरी है, मतलब टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। उसमें ये होगा हमको सही बात पता लग जाएगी। हाँ बोलो। घासलेट, वेरी गुड। अब देखो, गैस और घासलेट भी एक ही चीज़ हो गई है ना, ये कार्बन में शुमार होता है। और हीट, माचिस और पानी, वेरी गुड। और ये जो पीछे छुप रही हैं, ये पीछे और छुप गई वो, बताओ। चलिए मैं आपको बता देता हूं। 3 चीज़ें उसके लिए चाहिए। एक तो कार्बन, जैसे आपने कहा घासलेट, इन्होंने कहा गैस और लकड़ी, ये कार्बन में वो चीज़ जो जलती है। दूसरी इन्होंने कहा हीट, और इन्होंने फिर कहा हवा। आग को जलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। हीट, गर्मी, कार्बन जैसे लकड़ी, पुष्टा, फर्नीचर, इसको कार्बन जो जलता है। और तीसरा ऑक्सीजन, हवा, है ना। अब अगर आग है, इन 3 में से कोई एक चीज़ आप कम कर दीजिए, आग बुझ जाएगी। अब क्या चीज़ कम करना है, ये डिपेंड करता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस जहाँ पर वो घटना घट रही है वहाँ आप क्या कम कर सकते हैं। फर्नीचर। अब जैसे मान लीजिए जंगल में आग लग गई तो हम क्या करेंगे?
या ऐसे घर में आग लग गई जहां बहुत सारा सामान है। अच्छा, आपने ये देखा कभी कि जब हम कोई जंगल के रास्ते से जाते हैं तो जंगल के दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ खुद फॉरेस्ट वाले वहाँ के पेड़ पौधे और पत्तों को जला देते हैं। देखा आपने? दोनों तरफ सड़क काला काला हो जाता है। एक्चुअल में वो क्या करते हैं कि जो मेन फॉरेस्ट है उससे कनेक्शन काट देते हैं आग का, क्योंकि वहाँ पर क्या है, लकड़ी ज़्यादा है, इसलिए जो ज़्यादा है उसको वहाँ तक पहुँचना नहीं चाहिए। ठीक, अब जैसे मान लो छोटी आग लगी है तो आप उसमें पानी डाल दें, हीट खत्म हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। कोई आदमी को अगर आग लग गई तो हम उसको क्या करते हैं, चादर या कंबल उड़ाते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसकी ऑक्सीजन से कनेक्शन खत्म हो जाए। ठीक है ना? तो 3 बातें रहती हैं और ये डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई ऐसे जगह आग लगी है जहाँ कच्चे टपरे हैं और आग तेज़ी से फैल रही है, और गाँव में क्या होता है कि आउटसाइड में, जैसे मैं अमितपुरा साइड रहता हूँ, सैफी नगर तरफ, वहाँ बहुत हवा चलती है। अगर मान लो वहाँ पर मकान है और 10, 20, 50 मकान इकट्ठे हैं, एक मकान में आग लग गई, बढ़ते बढ़ते आग 2 मकान, 3 मकान, 4 मकान तक आ गई, तो उसमें हम क्या करना चाहिए? उसका एक तरीका ये है कि जो लास्ट वाला मकान जल रहा है उसका एक मकान छोड़ के दूसरा मकान तोड़ दो। जैसे 8वां मकान जल रहा है तो 9वां मकान छोड़ दो, 10वां मकान तोड़ दो। इससे क्या होगा? आग क्या हो जाएगी? फैलने से रुक जाएगी। इसको बोलते हैं कार्बन का कनेक्शन काटना। जो आग जल रही है उसको काटना। जैसे आप जैसे 10वां मकान तोड़ेंगे तो बाकी के मकान क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, और उसके बाद आप 9वें मकान को फिर बचा सकते हैं, है ना? तो आग को बुझाने के लिए, आग से निपटने की, और सबसे खास बात, ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है ना, ये लाइफ सेविंग स्किल है। मतलब आपको अपने जान बचाने का एक तरीका है, और आपका ही नहीं, आपकी ड्यूटी है कि आप अपने साथ के, अपने मोहल्ले के, अपने और लोगों की भी जान बचाएं। लेकिन उसका सबसे खास फंडा ये होता है कि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है तब तक उसमें हाथ ना डालें। जैसे जब तक आपको भरोसा, विश्वास नहीं हो जाए कि हाँ मैं इस पोजीशन में काम कर सकता हूँ, तो ही वहाँ जाएं। अदरवाइज़ आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। आप फायर फाइटर को फ़ोन लगा सकते हैं, आप हॉस्पिटल को फ़ोन लगा सकते हैं ताकि अलर्ट पर हो जाएं, आप पुलिस को फ़ोन लगा सकते हैं, है ना? आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है उसको फ़ोन लगा सकते हैं। आप मत जाइए वहाँ पर। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप में घबराहट है, तो क्या होगा? एक की जगह कैजुअलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जब खुद जाते हैं तो क्या होगा कि अगर घबराहट बढ़ गई तो हमको भी नुकसान पहुँच सकता है। अच्छा, हमको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है। ठीक है, हम यहाँ उसकी मदद नहीं कर पा रहे, हम कहीं और करेंगे। भाई वो तो आफत में है, लेकिन हम भी आफत में नहीं जाएं, है ना? तो जोश में आकर कोई ऐसे काम ना करें जिसमें अपने को पता है कि हम कर, जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो तब तक नहीं करना चाहिए। ठीक। अच्छा, ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, जैसे कोई 4-5 मंजिला बिल्डिंग है, जब उसमें आग लग जाती है तो ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि आग नीचे से ऊपर जाती है। जैसे 5वें मंजिल में अगर आग लगी है तो आग तेज़ी से किस में बढ़ेगी? 6वें मंजिल में। ठीक है ना? तो उसमें अगर आप ऐसी कंडीशन में हमको किसी को रेस्क्यू करना हो तो हमारे पास बहुत सारे साधन होते हैं जिसको हम रेस्क्यू कर सकते हैं। कि वो कौन कौन से तरीके हैं उस पर अपन डिस्कस करेंगे। जो धुआं होता है वो ज़मीन से ऊपर उठ के चलता है। अगर आपको किसी को रेस्क्यू करना है तो, और वहाँ धुआं ज़्यादा है, जनरली होता यह है कि 95% ऐसा होता है कि पहले आदमी धुएं से बेहोश होता है, फिर बाद में जलता है। जैसे लोग बोलते हैं ना, वहाँ आग लग गई, आदमी जल गए या जानवर जल गए, पहले वो बेहोश होता है, फिर बाद में वो जलता है। तो बेहोश हम भी ना हों, और जो अंदर बेहोश पड़ा है उसको कैसे बाहर निकालें, उसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। जब धुआं कमरे में ज़्यादा हो तो आप रुमाल को गीला कर लें और अपनी नाक पे लगा लें। जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ स्क्रॉलिंग करते हुए जाएं, मतलब ज़मीन से रेंगते हुए जाएं। और जहाँ वो बंदा वहाँ है उसको अब कैसे लेकर आना है, चूँकि हम रेंगते हुए गए हैं, है ना? तो उसको लाने का जो तरीका है वो अभी आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। और अगर आपके पास और पार्टनर है तो वो बंदा जो है आपकी एक रोप, रस्सी
आपके कमर से बंधी रहेगी, एक आदमी बाहर रहेगा और उस रस्सी से आप उसको हिलाते हिलाते उससे कम्युनिकेशन करते रहेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप गए और हर 2 मिनट के बाद आप रस्सी हिलाइए, ताकि बाहर वाले आदमी को पता लगे कि जो हमारा आदमी गया है वो ठीक है, और अगर उसकी नहीं आए तो फिर वो रस्सी पकड़कर उसको वापस खींचेगा, है ना। तो अब जब आदमी अगर बाहर अंदर बेहोश है तो उसको हमको कैसे निकालना है, उसकी एक टेक्निक होती है सिंपल सी। जब वो कहीं धुआं होता है या आग लग जाती है तो नेचुरली वहाँ पर रोशनी नहीं रहती, तो हमको पहले जाके उसको आदमी को टटोलना है कि उसका सिर किधर है और उसका पैर किधर है, और हमको यूज़ क्या करना है उसके सर तरफ से। कैसे करते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ।